हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज पवन गर्ग। आई एम द फिजिक्स फैकल्टी एट रेजोनेंस। और आज हम मैथमेटिकल टूल्स का लेक्चर 2 लेके आए हैं आपके लिए। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने लेक्चर 1 में क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, लेक्चर 1 में हमने याद करो कि जो ट्रिग्नोमेट्री है उसकी बेसिक आइडिया लिया था कि भाई ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। 3 एंगल्स के बारे में पढ़ा था, तीनों एंगल्स के रेशियोज, तीनों साइड्स के रेशियोज जो है उनके बारे में पढ़ा था कि क्या होते हैं तीनों साइड्स के रेशियो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये इन सब के बारे में लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था। ठीक है, आज हम थोड़ा सा और एडवांस जा रहे हैं। आई होप, मेरे को एक आपसे एक्सपेक्टेशन है बस कि आपने लास्ट लेक्चर देख लिया होगा और उसके अंदर मैंने आपसे कहा था कि साइन जीरो, साइन कोस और टेन इसकी 0 से लेके 90 डिग्री तक की, साइन कोस और टेन इसकी 0 से लेके 90 डिग्री तक की वैल्यूज कम से कम अपन को डायरेक्टली याद होनी चाहिए। ठीक है, तो आई होप अपन ने याद कर लिया होगा अब तक। अब हम लेक्चर 2 लेके आए हैं आज। लेक्चर 2 में हम अबव 90 डिग्री की बात करने वाले हैं। ठीक है, कि अगर मान लो मुझे साइन 120 डिग्री, साइन 150 डिग्री इसकी वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा। ठीक है, हम कैसे उसे निकालेंगे। ठीक है, तो रूल्स फॉर फाइंडिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स ग्रेटर देन 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री से अबव एंगल्स पर हम कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करने वाले हैं। ठीक है, वो आज हम सीखने वाले हैं। क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं। तो अब इसमें हमें एक रूल याद रखना होता है जिसको हम कास्ट रूल भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, या इसको कुछ जगह एएसटीसी रूल भी अपन बोलते हैं। एएसटीसी रूल जो है वो क्या है। एएसटीसी रूल मतलब अपन ने क्या किया कि जो अगर मैं बात करूं एक सर्किल की, इस सर्किल को अपन 4 क्वाड्रेंट में बांट सकते हैं जैसा कि अपन ने लास्ट क्लास में भी किया था। ये 0 डिग्री था या 0 रेडियन। ठीक है, फिर उसके बाद ये था π/2 या 90 डिग्री। ठीक है, ये था 180 डिग्री या पाई रेडियन। ये 270 डिग्री यानी 3π/2 और फिर वापस से घूम के आ गया तो 2π। ठीक है, तो इसमें जो जब हम यहां से घूम के पूरा एक सर्किल कंप्लीट करेंगे तो उस केस में 2π एंगल ट्रेवल होगा, यानी 2π रेडियन के बराबर एंगल ट्रेवल होगा। तो इस पूरे सर्किल के अंदर देखा जाए तो हमने इसे 4 क्वाड्रेंट क्लियर किए हैं। ऐसे 4 क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4। ठीक है, तो 2π का 1/4 यानी π/2 के 4 क्वाड्रेंट हमने इसमें क्लियर किए हैं। ठीक है, उन क्वाड्रेंट्स को हम नाम दे देते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ये 4 हमने इन्हें नाम दे दिया। ठीक है, और यहां हमने बेसिकली ये देखा कि एएसटीसी एक कोड बन रहा है। एएसटीसी का मतलब क्या है। यहां पर एएसटीसी का मतलब है ए स्टैंड्स फॉर ऑल पॉजिटिव, यानी कि 0 से लेकर 90 डिग्री तक, 0 से लेकर 90 डिग्री तक सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सारे मतलब 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे अपन ने। कौन कौन से थे बोलो। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। तो ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो सारे ऑल पॉजिटिव होंगे, ऑल पॉजिटिव होंगे। ठीक है, यानी 0 से 90 डिग्री में आप इन 6 रेशियोज की वैल्यू निकालोगे तो पूरे 6 रेशियोज की वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। और ये आप चेक भी कर सकते हो, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने टेबल बनाई थी, उसमें 0 से 90 तक के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाले थे। ठीक है, और वो सारे के सारे पॉजिटिव थे, उस टेबल में कहीं भी नेगेटिव नहीं यूज किया गया था। ठीक है, तो 0 से 90 में ऑल पॉजिटिव होते हैं, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। 90 से 180, 90 से 180 में हमने बोला एस, एस मतलब साइन। ठीक है, तो साइन विल बी पॉजिटिव, यानी साइन थीटा विल बी पॉजिटिव, यानी 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में साइन थीटा की जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो सब पॉजिटिव आएंगी। 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में साइन थीटा की सारी पॉजिटिव आएंगी। ठीक है, और ऑब्वियसली बात है, अगर हमने पढ़ा था कि कोसेक थीटा क्या होता है, याद करो, कोसेक थीटा को क्या अपन ने 1/sin थीटा पढ़ा था, याद आ रहा है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, पी बी पी अपॉन एच एच बी। ठीक है, तो कोसेक थीटा 1/sin थीटा, कोसेक थीटा 1/sin थीटा होता है। तो अगर साइन थीटा पॉजिटिव हुआ तो 1 पॉजिटिव विल ऑल्सो बी पॉजिटिव, यानी इस क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव है तो कोसेक थीटा ऑटोमेटिकली पॉजिटिव है। क्या क्लियर है अपन को।
आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। T स्टैंड्स फॉर टेन थीटा। टेन थीटा अगर पॉजिटिव है तो उस केस में उसका उल्टा यानी कोट थीटा भी पॉजिटिव होगा। तो 180 डिग्री से लेकर 270 डिग्री तक, 180 डिग्री से 270 डिग्री तक टेन थीटा और उसका इनवर्स, टेन थीटा और उसका इनवर्स यानी कोट थीटा, टेन थीटा और कोट थीटा की वैल्यू 180 से 270 में पॉजिटिव रहने वाली है। ठीक है, और इसके अलावा क्या होगा, अगर मैं बात करूं, आपने बोला भाई साइन और कोसेक, टेन और कोट इसमें पॉजिटिव है, तो इनके अलावा क्या होगा, तो इस क्वाड्रेंट में अगर मैं बात करूं तो साइन और कोसेक के अलावा सारे नेगेटिव रहने वाले हैं। यानी आप अगर कोस 120 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करो, सेक 120 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करो, टेन 120 150 कोई भी वैल्यू जो 90 से 180 में होगी, अगर अदर देन साइन एंड कोसेक, वो क्या आने वाली है, नेगेटिव। इससे आप चेक कर सकते हो अपने आंसर्स को, एएसटीसी रूल से आप चेक कर सकते हो कि यहां पर अगर 90 से 180 के बीच में कोई भी एंगल है तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, अगर साइन और कोसेक हो तो पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव। 180 से 270 के बीच में जितने भी एंगल्स हैं, अगर टेन और कोट, टेन थीटा और कोट थीटा की वैल्यू है 180 से 270 तो पॉजिटिव आएगी, बाकी सब क्या आने वाले हैं, नेगेटिव। इसी तरह से 270 से और फिर वापस पूरा घूम के आ गया तो 360, 270 से लेके 360 डिग्री, 270 डिग्री से 360 डिग्री पर C स्टैंड्स फॉर कोस, कोस विल बी पॉजिटिव। और कोस का इनवर्स क्या होता है, याद करो, कोस का इनवर्स क्या होता है, सेक थीटा। ठीक है, कोस का इनवर्स क्या होता है, सेक थीटा, तो कोस एंड सेक थीटा विल बी पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाएगा ये, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक पॉजिटिव होगी, बाकी सब क्या होने वाले हैं, नेगेटिव। ठीक है, तो 270 से 360 डिग्री के बीच में कोई भी एंगल हो, 300 330 कुछ भी हो, ठीक है, कोस और उसका उल्टा यानी सेक, ये पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे एंगल क्या होंगे, नेगेटिव। अब इसमें एक सवाल आता है, क्या कि 360 से ज्यादा वाले क्या नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर 360 से ज्यादा वाले निकालने तो ये साइकिल रिपीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 360 से 360 प्लस 90 यानी कितना हो गया, 450, तो 360 से 450 तक कोई भी एंगल होगा तो सारे पॉजिटिव आएंगे, और इस तरह से चलता रहेगा। तो अगर कोई इससे बीच वाला भी कोई पूछेगा तो मैं क्या करूंगा, पहले डिवाइडेड बाय 360 कर लो, क्योंकि कितने लूप्स 360 के कंप्लीट हो गए, वहां तक हटा दो, बाकी बचे हुए एंगल पे एएसटीसी लगा दो। ठीक है, अब एक एक करके समझ में आएगा। ठीक है, हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे जिसकी हेल्प से समझ में आएगा। तो एएसटीसी रूल का मतलब समझ में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट एस स्टैंड्स फॉर साइन और उसका उल्टा क्या होता है, कोसेक, साइन एंड कोसेक विल बी पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट क्या होगा, टी, टेन, टेन और उसका उल्टा कोट, पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। फोर्थ कॉस और उसका उल्टा सेक, पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। अच्छा, अब इसमें दो पॉइंट्स और बस ध्यान रखने हैं, उसके बाद आप आराम से निकालो, अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारी। ठीक है, और आपको सारे क्वेश्चंस आपको खुद भी आने चाहिए। ठीक है, अपन देखेंगे कैसे आएंगे, है ना, एक दो मैं करवाऊंगा, फिर आपसे आपको भी पोज करके ट्राई करना है। ठीक है, तो इसमें दो पॉइंट्स और क्लियर करें। दो पॉइंट्स क्या है, एक है ये वाली लाइन, ये वाली जो एक्सिस है वर्टिकल एक्सिस, ठीक है, और एक है हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे कौन कौन से एंगल आ रहे हैं, 0, 360 और 180। ठीक, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे कौन कौन से एंगल है, 0, 360 एंड 180। वर्टिकल एक्सिस पे कौन कौन से एंगल है, 90 एंड 270। तो अगर मैं वर्टिकल एक्सिस में प्लस माइनस करता हूं, वर्टिकल एक्सिस में प्लस माइनस करता हूं, तो उस केस में जो साइन है वो कन्वर्ट होगा कोस के अंदर, कोस जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, टेन कन्वर्ट होगा कोट में, कोट कन्वर्ट होगा टेन में, सेक कन्वर्ट होगा कोसेक में, और कोसेक कन्वर्ट होगा सेक में। ठीक है, अगर 90 प्लस माइनस करूं या 270 प्लस माइनस करूं तो साइन कोस, ठीक है, आपस में इंटर कन्वर्ट होंगे, टेन कोट ये आपस में इंटर कन्वर्ट होंगे, सेक कोसेक ये आपस में इंटर कन्वर्ट होंगे। क्लियर, ठीक है। अगर 180 या 360 या 0 प्लस माइनस करते हो तो कोई कन्वर्जन नहीं होगा, साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, टेन टेन ही रहेगा, कोट कोट ही रहेगा। ठीक है, अगर वापस रिपीट कर रहा हूं 90 और 270 है तो कन्वर्जन होगा, ठीक है, किसमें, साइन कॉस कॉस साइन, टेन कोट कोट टेन, सेक कोसेक कोसेक सेक।
ठीक है, तो जो दो दो रेशोज है वो इसी ऑर्डर में अपन को याद रखने, साइन कॉस टेन कोट सेक कोसेक, तो दो दो का रेशो, दो दो का पेयर बना लो और उनको इंटर कन्वर्जन करेंगे। कब करना है? केवल 90 प्लस माइनस और 270 प्लस माइनस में। 180 और 360 और 0 में कोई कन्वर्जन नहीं है, ठीक है, इसीलिए हम कोशिश तो यही करते हैं कि ज्यादातर क्वेश्चंस हम 180 और 360 प्लस माइनस में करेंगे, लेकिन फिर भी हमें 90 और 270 भी आना तो चाहिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे? देखो, पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, साइन 120 डिग्री की वैल्यू निकालनी है अपन को। किसकी निकालनी है? साइन 120 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इसे दोनों तरीके से करेंगे, ठीक है, 90 से भी और 180 से भी। ज्यादा पास किसके पड़ेगा साइन 120? पहले बताओ, 120 डिग्री किसके पास पड़ेगा? कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? पहले तो ये सोचो। क्वाड्रेंट 90 से 180 यानी सेकंड क्वाड्रेंट में आने वाला है, ये क्लियर है हमें। सेकंड क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब बताओ आपका आंसर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? सोच के देखो, क्या है? साइन ए एस, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, मतलब ये तो पक्का है कि आपका आंसर पॉजिटिव आने वाला है। ये तो क्लियर है कि आपका आंसर पॉजिटिव आने वाला है, ये तो पहले से ही पक्का हो गया। अब इसे सोल्व करने का तरीका लगाते हैं। तो इसे सोल्व करने का फर्स्ट मेथड अपन लगाते हैं। फर्स्ट मेथड में मैं 90 और 270 यानी जब कन्वर्ट करना है तब वाले वैल्यूज ले रहा हूं। तो 120 को मैं 90 में कितना ऐड करूं कि 120 आ जाए? तो सीधी सी बात है, 120 में से 90 घटा दो, कितना आया? 30 डिग्री। तो यानी मैं लिख सकता हूं साइन 120 डिग्री इक्वल टू साइन 90 प्लस 30। क्या ऐसा लिख सकता हूं? ठीक है, साइन 120 इक्वल टू साइन 90 प्लस 30। साइन 90 प्लस 30, अब देखो कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट, पता ही है, मैंने कहा था 90 और 270 हो तो कन्वर्जन होंगे। कन्वर्जन किस में होगा? साइन कोस का, कोस साइन में, टेन कोट का, कोट टेन में, सेक कोसेक का, कोसेक सेक में। तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉस में, ठीक है। तो कॉस 90 प्लस 30, 90 प्लस 30 क्या होगा? तो इसको हम लिखेंगे 90 तो हट जाएगा और क्या बन जाएगा? साइन 30, ठीक है। तो साइन तो कोस में कन्वर्ट हो गया और 30 लिख दो सीधा। प्लस होगा या माइनस? तो पहले ही बता दिया मैंने, 120 कौन सी लाइन में आ रहा है? 90 से 120 180 में, तो यानी प्लस लगने ही वाला है, ठीक है। ऐसे मत सोचना कि सर सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है, सर इसमें तो कोस आ रहा है। भैया इसको नहीं देखना, इसको देखना है, जिसकी वैल्यू निकाल रहे हैं उसको देखेंगे ना अपन, ठीक है। वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं? साइन 120 की, ठीक है। तो साइन 120 की निकाल रहे हैं तो साइन को देखेंगे, है ना। वो कैसा आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए, तो प्लस लगा दो पहले से ही, ठीक है। 90 या 270 हो तो कन्वर्जन होगा, साइन कोस में, कोस साइन में, तो साइन को मैंने कोस में कन्वर्ट कर दिया और 90 को भूल जाओ। तो क्या बचा? कोस 30। अब कोस 30 की वैल्यू क्या होती है? फिर याद होना चाहिए अपन को, कितनी होती है? याद करो, कितनी होगी बताओ? कोस 30 की वैल्यू √3/2, ठीक है। तो यानी कि साइन 120 की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस का √3/2, प्लस तो आना ही आना था, ठीक है। √3 इसकी वैल्यू आ गई, √3/2। समझ में आया? एक बार इसको आराम से समझे पोज करके, ठीक है, और फिर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन ट्राई करें पोज करके। नेक्स्ट है कोस 135। कोस 135 क्या होगा? कोस 135 होगा अपने पास, देखो इसको कैसे करें, वही ASTC, ठीक है। पहले बताओ किस क्वाड्रेंट में आ रहा है ये? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, किस क्वाड्रेंट में आ रहा है? तो 135 90 से तो बड़ा होता है और 180 से छोटा, ठीक है। तो इसका मतलब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू क्या आती है? नेगेटिव, क्योंकि साइन और कोसेक पॉजिटिव था, तो आपका आंसर नेगेटिव आएगा, ये पक्का है, ठीक है। अब क्या करें? अच्छा, तो कोस 135 की बात करते हैं, ठीक है। कोस 135 जो है उसको अपन क्या है, दो तरीके से कर लेते हैं। चलो पिछले वाले को एक से किया था, अभी 90 वाले से सिखा दिया, इसमें 90 वाला और 180 दोनों सिखा देते हैं, ठीक है। इसमें 90 वाला सिखाते हैं, तो 90 वाला देखो,
इसको 90 में करें अपन, तो 90 में कितना करें, 135 में 90 माइनस करो, कितना आएगा बताओ, 135 में से 90 माइनस करें, ठीक है, तो कितना आएगा 45, है ना। तो क्या लिख सकते हैं इसको, cos 135 इक्वल टू cos 90 प्लस 45, 90 प्लस 45, ठीक है, cos 90 प्लस 45, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है बताओ, as, तो नेगेटिव होता है, तो माइनस लगा दो, पहले ही माइनस लगा दिया। अब 90 है तो कन्वर्जन होगा, cos का क्या बन जाएगा, साइन 45, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, तो आंसर आएगा माइनस का 1/√2, ठीक है। इसी को सेकंड मेथड से फिर करते हैं, cos 135, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं cos 180 माइनस 45, लिख सकता हूं, 180 में से कितना घटाऊं कि 135 आएगा, ठीक है, तो ऑब्वियसली 45 माइनस कर दो। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में, वही सेकंड क्वाड्रेंट में ही है, ठीक है, तो प्लस आएगा या माइनस, तो आएगा तो माइनस। अब मैंने कहा था 180 और 360 में कोई चेंज नहीं होता, कोई चेंज नहीं होता, कोई चेंज नहीं होगा, तो इसका मतलब cos किस में रहेगा, cos ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है, तो cos और फिर 180 को भूल जाओ, 45 माइनस cos 45, cos 45 कितना होता है 1/√2, तो ये आ गया माइनस का 1/√2, ठीक है, क्लियर हुआ, इसको नोट कर ले पहले, ओके। अब उसको पिछले वाले को भी करके देखिए, 180 वाले से चेक करते हैं, देखें आता है नहीं आता, तो पिछले वाले के सवाल पे फिर से आते हैं, ठीक है। फर्स्ट मेथड अपन ने 90 प्लस 30 से था, अब ट्राई करो 180 वाले से, आप इसको पोज करके 180 वाले से ट्राई करें, देखें आता है नहीं आता, क्योंकि इसमें 30 डिग्री है, उसमें तो 45 था दोनों में ही, चेक करते हैं। चलो, तो इसको मैं लिख सकता हूं, देखो साइन 120 इक्वल टू, अब 180 की टर्म में तोड़ना है मुझे, साइन, अच्छा 180 में कितना घटाऊं कि 120 आ जाए, 60, ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 180 माइनस 60। तो अब देखो कौन से क्वाड्रेंट में है, कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव, तो यानी प्लस तो लिखूंगा ही लिखूंगा, ठीक है। अब साइन 180 है, 180 है तो मैंने कहा था कोई चेंज नहीं होगा, यानी साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, तो सीधा साइन लिख दो, साइन 60, साइन 60 कितना होता है √3/2, तो आंसर आ गया प्लस का √3/2। तो हर केस के अंदर ये आना ही है, ठीक है, दोनों मेथड से आंसर सेम आना है, ठीक है। इसमें बस ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि साइन कन्वर्ट होगा या नहीं 180 और 360 में, इसमें बस इतना सा याद रखना है, साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं, ट्राई करें, ओके, टेन 210 डिग्री, ठीक है, फिर से फर्स्ट मेथड 210 कहां पर आएगा, देखो 90, 180 और 270 और 360, कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है बताओ, 210 180 से ज्यादा हो गया, 270 से कम, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में ASTC, ठीक है, 10 क्या रहता है पॉजिटिव, मतलब आपका आंसर क्या आने वाला है पॉजिटिव, ठीक है, आंसर तो पॉजिटिव आएगा भाई, ये तो पक्का हो गया। अब दोनों तरीके से करते हैं, पहले 270 वाले से करते हैं, केस फर्स्ट ना 270 में क्या करें बताओ, 270 और 210 कितना डिफरेंस आ रहा है 60 डिग्री, ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूँ 10 210 इक्वल टू 270 माइनस, सॉरी 10 270 माइनस 60 लिख सकता हूं। अब 270 माइनस 60 थर्ड क्वाड्रेंट है, 10 कैसा होगा पॉजिटिव, प्लस लिख दो पहले ही, है ना। अब 270 और 90 में इंटर कन्वर्जन होता है, 10 किस में कन्वर्ट होगा बताओ, साइन कोस में, 10 कोट में, कोट 10 में, ठीक है, तो 10 का क्या बन जाएगा कोट, और कितना आ जाएगा 60 डिग्री, कोट 60 डिग्री।
अब cot 60 डिग्री की वैल्यू क्या आती है? अगेन हमें ये सोचना पड़ेगा भाई tan का उल्टा होता है, cot क्या होता है? tan का इनवर्स होता है, ठीक है। तो tan 60 की वैल्यू कितनी आती थी? tan 60 की वैल्यू आती थी कितनी बताओ? √3, है ना। tan 60 की वैल्यू आती है √3, तो cot 60 कितनी हो जाएगी? 1/tan 60 यानी 1/√3। तो आंसर आएगा 1/√3 प्लस का। क्लियर हुआ अपन को? पक्का? ठीक है, इसको समझे। और सेकंड मेथड आप लगाए किस में करोगे बताओ? 180 प्लस में। 180 प्लस में ट्राई करें, देखें। ओके, तो अब 180 प्लस में अगर हम बात करें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? देखो tan 210 इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं? tan 270 माइनस 60, ठीक है। तो इसे मैं लिख सकता हूं 180 प्लस कितना करूं? 30, 180 प्लस 30, 180 प्लस 30। अब वही थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है? पॉजिटिव, ठीक है। तो प्लस तो लिखूंगा ही लिखूंगा। 180 और 360 में कोई चेंज नहीं आता, तो 10 ही रहेगा। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3, ठीक है। तो सीधा आ गया अपना प्लस का 1/√3। क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, पोज करके समझे आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ट्राई किया। cos 135, cos 135 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? सोचो। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। 90, 0, 180, 270 और 360। तो 135 किस में आ गया? 90 और 180 के बीच में। 90 और 180 के बीच में ASTC साइन पॉजिटिव होता है, लेकिन ये तो cos है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कैसा आना चाहिए आंसर? नेगेटिव। कैसा आना चाहिए? नेगेटिव, ठीक है। अब किससे करें बताओ? cos 180 से पहले करें या 90 से? 90 से कर लेते चलो, ठीक है। फर्स्ट मेथड cos क्या होगा? 90 प्लस कितना करूं? 135 में से 90 गए तो 45, 90 प्लस 45, ठीक है। कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकेंड है, तो cos क्या आएगा? नेगेटिव, तो माइनस तो लगा ही दो, ठीक है। माइनस लगा दिया। अब 90 है तो कन्वर्जन होगा या नहीं होगा? होगा, ठीक है। cos किस में कन्वर्ट होगा? साइन में, तो साइन 45। साइन 45 कितना होता है? 1/√2, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/√2। क्लियर है? सेकेंड मेथड ट्राई करें 180 से। ओके, cos ये आ जाएगा 180 माइनस 45। अगेन पॉजिटिव तो रहना ही है, सॉरी नेगेटिव तो रहना ही है क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। माइनस और cos है तो cos ही रहेगा, 180 है इसलिए, है ना। 45, cos 45 1/√2, तो माइनस का 1/√2। क्लियर हुआ सबको? पोज करके देख लें आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब सीधा 180 से कर ले। tan 210 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा बताओ? नाइन्टी, 180, 270 एंड 360। टू 210 आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा ASTC, ठीक है। ASTC 10 कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड में क्या आता है? पॉजिटिव, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आने वाली है? पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव आने वाली है, ओके। 210 सीधा कर दूं 180 से। tan 180 प्लस 30 कितना हो गया? प्लस तो आएगा ही सही, और 180 है तो कोई चेंज नहीं होता, tan 30।
tan 30 कितना होगा 1/√3, तो आंसर आ गया प्लस का 1/√3। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करें। अब 360 से ज्यादा आ रहा है भाई इसके अंदर, देखो 360 से ज्यादा है, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे सोचो, ठीक है। अभी मैंने तरीका बताया था, पहले पूरा 360 के बाद सर्किल रिपीट होता है, ठीक है। 360 का डबल कितना होता है 720, तो इसका मतलब केवल एक बार ही जाना है 360, इसमें से माइनस कर दो और बाकी बचे हुए को लिख लो, ठीक है, और से सोल्व कर लो। चलो अब देखें 0, 90, 180, 270, 360। अब देखो 690 में 360 का डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, ठीक है, रिमाइंडर, ठीक है, कितना आएगा। एक बार तो माइनस 360 का डबल कितना होता है 720। वैसे तो अगर मैं पूरा घूम के जाऊंगा तो अगला आएगा 720, है ना। 690 किसके पास पड़ रहा है, तो 720 के पास पड़ रहा है। तो हम ये भी कर सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, साइन 690 इक्वल टू साइन 2 मल्टीप्लाइड बाई 360, कितना हो गया 2 मल्टीप्लाई 360 कितना हो गया 720, ठीक है। अब 720 में से कितना माइनस करूं कि 690 आ जाए, तो 720 माइनस 690 कितना बचा 30। तो यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाइड बाई 360 यानी 720 माइनस 30 कितना हो जाएगा 690। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको। अब सोचो आप एक बार पूरा घूमोगे फिर दूसरी बार वापस घूमोगे तो यहां आ जाओगे 720 पे, और उसमें से -30, तो -30 यानी 90 माइनस तो नहीं हो रहा, ठीक है। और वैसे भी देखो या माइनस कितना भी हो, आप इसके माइनस में जा रहे हो, मतलब इससे जस्ट पहले वाला क्वाड्रेंट आ जाएगा। तो इससे पहले वाला क्वाड्रेंट कौन सा है, फोर्थ। तो इसका मतलब एक्चुअली आपको फोर्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से सॉल्व करना है इसको, क्योंकि आपने 720 में से कुछ माइनस किया है, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से आपको सॉल्व करना है। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू ASTC, ठीक है। तो कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव, तो यानी इसका आंसर जो है वो नेगेटिव आना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो साइन, और जो 360 के लिए रूल होगा वही 720 के लिए होगा, ठीक है। तो यानी कि कन्वर्जन नहीं होगा, साइन साइन ही रहेगा और सीधा 30 आ जाएगा। पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस का साइन 30 कितना होगा 1/2, तो -1/2 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, ठीक है। पोज करके चेक करें आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, cos 1110 डिग्री, ठीक है। अब देखो 360 से तो बड़ा है ना। अब इसको सर्किल पे बनाते हैं, चलो 0 डिग्री, 90, 180, 270, फिर घूम के आए 360। 360 से तो बड़ा जा रहा है, चलो एक बार पूरा चक्कर लगा के आते हैं। तो 360 के बाद अगला क्या होगा 720, ठीक है। 360 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना आ जाएगा 720। अब 360 मल्टीप्लाइड बाई 3 करो, कितना आएगा बताओ। 360 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना आएगा 1080, राइट। 1080, इसका मतलब अगला जो है वो 1080 आने वाला है, अगर आप पूरे एक चक्कर 2 और फिर 3 घूम के आ गए तो। क्लियर है, तो 1080 हो गया। 1080 से भी ये बड़ा है, पर थोड़ा ही बड़ा है। कितना बड़ा है, ओनली 1080 प्लस 30, 1110 आ जाएगा। तो यानी मैं क्या बात कर सकता हूं 1080 में 30, 1080 में कुछ जोड़ना पड़ेगा तभी भी मुझे,
और जैसे ही आप 1080 में कुछ जोड़ोगे तो आप कौन से क्वाड्रेंट में आ गए? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, इसका मतलब इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, 1080 में कुछ जोड़ना पड़ेगा, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गए आप वापस से। ठीक है, और पॉजिटिव आंसर आएगा क्योंकि ऑल पॉजिटिव है। तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, देखिए ध्यान से, cos 1110 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन, बताओ? 1 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, तो ये जाएगा cos 3 मल्टीप्लाइड बाई 360। 3 बार तो 360 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया? 1080। ठीक, प्लस कुछ करना पड़ रहा है, कितना करना पड़ रहा है? 1080 में कितना जोड़े? 30, तो प्लस 30। क्लियर? अब आप एक बार चक्कर लगा के आओ, चाहे 2 बार, चाहे 3 बार, चाहे 50 बार, अगर आप यहां पहुंच गए तो फिर कहानी शुरू से चालू होगी। ठीक है, तो यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं? 360 में कितने भी मल्टीप्लाई हो, अगर प्लस कर रहे हैं तो कोई चेंज नहीं होगा। अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, पॉजिटिव आएगा ही आएगा, और कोई चेंज नहीं हो रहा तो cos लिख देंगे और 30 लिख देंगे। अब cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, तो आंसर आ जाएगा प्लस का √3/2। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर हुआ? चेक करें आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। ओके, cos 120 डिग्री। अब cos 120 डिग्री की बात होनी है, ठीक है, तो cos 120 डिग्री, और ये वाला वैल्यू काम भी आती है अपने, बार बार काम आती है, मतलब इसकी वैल्यू अपन को डायरेक्टली भी याद रखनी है। ठीक है, cos 120 की वैल्यू आपको डायरेक्टली भी याद रखनी है। ठीक है, काम आती है, फिजिक्स में बहुत बार आएगी। ठीक है, बार बार निकालने थोड़ी बैठेंगे। ठीक है, तो याद भी रख सकते हैं। ठीक है, cos 120, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? cos। ठीक है, आई होप इसका आंसर वैसे सभी का सही आ गया होगा। 180 से सोल्व करते हैं, 90 180, इसके बीच में आ रहा है ए एस, तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? तो आंसर आएगा नेगेटिव। ठीक है, cos 120 को cos 180 माइनस 60, cos 180 माइनस 60 क्या लिख सकते हैं बताओ? 180 माइनस 60, 180 तो कोई चेंज नहीं आएगा, प्लस या माइनस, तो पहले ही बता रहे फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव, cos नेगेटिव होता है, और cos चेंज नहीं होगा क्योंकि 180 में है, तो माइनस cos 60। cos 60 कितना होता है? जो sin 30 होता है, यानी 1/2, तो यानी हो जाएगा माइनस का 1/2। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा -1/2। cos 120 की वैल्यू आ रही है, मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डायरेक्टली भी याद रखनी ही चाहिए। cos 120 इक्वल टू -1/2। ठीक है, आगे हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर्स वगैरह, उसमें भी बड़े काम आएगा ये। ठीक है, क्लियर है? चलो नेक्स्ट, अब आते हैं हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर। ठीक है, तो आई होप अब 90 से ऊपर वाले एंगल्स निकालना हमें आगे होंगे। ठीक है, सब तरह के क्वेश्चंस अपन ने कर लिए हैं, फिर भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, वापस से इसको रिवाइज करें। ठीक है, वीडियो को दोबारा देख लें और हर जगह पर पोज लेके और फिर वापस से ट्राई करें कि आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, फाइनली आपके आंसर सही आने चाहिए, क्योंकि ये जो वैल्यूज है वो हमारे आगे भी फिजिक्स में बहुत काम आने वाली है। ठीक है, तो इसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा टाइम देंगे हम आराम से और सारी चीज़ों को सीखेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जरूरत क्यों पड़ती है? ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जरूरत पड़ती है एक्चुअली किसी भी चीज की एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि भाई आप अभी कहाँ हो, ठीक है, आप बोलोगे कि मैं फलानी जगह, मान लो मैं कोटा में, मतलब किसी रेजोनेंस के अंदर किसी रूम में बैठा हूँ। ठीक है, अब वो रूम जो है वो जब जानता होगा रूम नंबर दिस, ये कोई रेजोनेंस का स्टूडेंट जानता होगा, वो बता देगा भाई ये वाला है। ठीक है, लेकिन अगर आप सोचोगे कि यार कोई बाहर का पर्सन जो नहीं जान रहा, ठीक है, कि रूम नंबर कहाँ पर है, तो वो थोड़ी पता लगा पाएगा, तो फिर उसे बताना पड़ेगा भाई रेजोनेंस में इस फ्लोर पे ये वाला जो रूम है उसमें आ जाओ। पर फिर कोई रेजोनेंस ही नहीं जानता हो मान लो, ठीक है, हो सकता है, तो फिर उस केस में क्या करेंगे? तो फिर आप बताओगे कोटा में रेजोनेंस है, उसमें ये वाला रूम है। ठीक है, कोई कोटा ही नहीं जानता हो तो, ठीक है, तो फिर उसे बताना पड़ेगा भाई इंडिया में राजस्थान है, राजस्थान में इंडिया कोटा है, और कोटा के अंदर रेजोनेंस है, और उसके अंदर ये रूम नंबर है। ठीक है, तो अब यहां पर आपको एक एग्जैक्ट पोजीशन बताने के लिए एक क्या कर रहे हो, आप एक रेफरेंस सिस्टम ढूंढ रहे हो।
पर रेफरेंस सिस्टम क्या है? जिसको जानने वाला यानी जो जिसको बताना है आपको, ठीक है, और जो बताने वाला है दोनों जानते हो, ठीक है, उसे रेफरेंस सिस्टम बोलेंगे, ठीक है। तो यानी जो बोल रहा है और जो सुन रहा है दोनों एक कॉमन चीज को जानते हो, तभी तो हम एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड आउट कर पाएंगे। उस कॉमन सिस्टम को हमने यहां नाम दिया रेफरेंस सिस्टम। क्या नाम दिया? रेफरेंस सिस्टम। अब एक्चुअली में जो रेफरेंस सिस्टम है वो 5 चीजों से बना होता है। 5 चीजें क्या है? ठीक है, तो 5 चीजें हैं। 3 तो एक्सिस, ठीक है, नाम सुना होगा आपने, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है। 3 तो एक्सिस और एक होता है ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब क्या है? ओरिजिन का मतलब वो रेफरेंस पॉइंट जिसको दोनों जान रहे हैं और जिसके रेस्पेक्ट में सारी बातें चल रही है, ठीक है। अब साइंटिफिकली, साइंस के हिसाब से हमने एक फिक्स्ड ओरिजिन बनाया। ओरिजिन कुछ भी हो सकता है, ओरिजिन आप खुद भी हो सकते हो, ठीक है, जहां जो भी ऑब्जर्वर जहां बैठ के चीजों को देख रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि भाई हमें एक कॉमन रेफरेंस सिस्टम चाहिए, तो आप एक काम कर सकते हो कि आप जिस भी रूम में बैठे हैं, आप कहीं ना कहीं बैठे होंगे, ठीक है, अगर आप किसी रूम में बैठे हैं तो किसी भी रूम के, जिस भी रूम में आप बैठे हैं उसमें सामने वाली दीवार का लोअर लेफ्ट कॉर्नर पकड़ लो, ठीक है। सामने वाली दीवार का लोअर लेफ्ट कॉर्नर पकड़ लिया अपन ने, तो उस लोअर लेफ्ट कॉर्नर से आप देखोगे कि 3 लाइंस निकल रही है, ठीक है, एक इधर और एक ऊपर, ठीक है। लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे 3 लाइंस निकलेगी, ठीक है, एक इस साइड में, एक ऊपर की तरफ और एक बाहर की तरफ। बाहर को हम बताते वैसे डॉट से। किससे बताते? डॉट से, ठीक है। तो टोटल 6 डायरेक्शन होती है, ठीक है, वो भी मैं लिख देता हूं। 6 डायरेक्शन कौन कौन सी है? इसको बोलेंगे लेफ्ट, इसको बोलेंगे राइट, इसको बोलेंगे अप, इसको बोलेंगे डाउन, और एक है जो बोर्ड से बाहर निकल के आ रही है, ठीक है, इससे बाहर निकल आ रही है, उसे हम बताएंगे डॉट से, ठीक है, इसका मतलब है आउटवर्ड। और एक है बोर्ड के अंदर जाती हुई। अब बोर्ड में तो कैसे बनाऊंगा आउट और इनवर्ड को, ठीक है, तो बोर्ड के अंदर जाने वाली को हम बताएंगे क्रॉस से, इसको बोलेंगे इनवर्ड। क्लियर हो गया? तो ये 6 डायरेक्शन होती है मेनली, ठीक है, लेफ्ट, राइट, अप, डाउन और आउटवर्ड और इनवर्ड, ठीक है, 6 डायरेक्शन होती है ना। अभी फिलहाल हम 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, 2D में, ठीक है। तो यहां पर हमने इसको और इसको 2 एक्सिस नाम दिया। जैसे मैंने बताया था, आपके सामने वाली दीवार का लोअर लेफ्ट कॉर्नर देखोगे तो 3 एक्सिस निकल रही होगी, एक राइट साइड में, एक अप साइड में और एक आउटवर्ड, ठीक है, एक राइट साइड में, एक अप साइड में और एक आउटवर्ड, ठीक है। और ऑब्वियसली बात है, अगर उनको पीछे एक्सटेंड करोगे तो लेफ्ट साइड वाली, डाउनवर्ड वाली और इनवर्ड वाली मिल जाएगी, ठीक है। तो वो जो 3 एक्सिस है उसमें से जस्ट सामने वाली दीवार की 2 एक्सिस मैंने यहां पर बना रखी है। एक जो राइट साइड में जा रही है उसको हमने एक्स एक्सिस नाम दिया, और जो अप साइड में जा रही है उसको हमने वाई एक्सिस नाम दिया, ठीक है। इसे हम एब्साइसा और ऑर्डिनेट भी कहते हैं। एक्स एक्सिस को एब्साइसा और वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल ज्यादातर हम एक्स और वाई एक्सिस की टर्म में ही बात करते हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस को इधर की तरफ होगी, तो अब सोचो माइनस एक्स एक्सिस किधर होगी? तो भाई जिधर एक्स एक्सिस है उससे अपोजिट साइड में होगी। आपने राइट साइड को पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोला है, तो बताओ लेफ्ट साइड क्या हो जाएगी? माइनस एक्स एक्सिस हो जाएगी। आपने राइट साइड को पॉजिटिव वाई एक्सिस बोला है, तो डाउन साइड क्या हो जाएगी? अप साइड को पॉजिटिव वाई एक्सिस है, तो डाउन साइड को क्या बोल देंगे? माइनस वाई एक्सिस बोल देंगे। आउटवर्ड को पॉजिटिव जेड एक्सिस बोलेंगे, तो इनवर्ड को नेगेटिव जेड एक्सिस बोल देंगे। तो 3 एक्सिस हो गई, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है। और इन तीनों का मिलन समारोह जहां हो रहा है, यानी तीनों का जो इंटरसेक्शन हो रहा है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस का, वो कहां होगा? इस पॉइंट पर। इस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलेंगे? ओरिजिन, है ना। और इसके अलावा अभी समझेंगे 0,0 क्यों लिख रहा है, ठीक है, इस पॉइंट को हम बोलेंगे ओरिजिन, ठीक। तो क्या क्या चीजें हो गई? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ओरिजिन, ठीक है। और एक और चीज भैया आपको, स्टॉप वॉच। क्या चाहिए? स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच मतलब टाइम कैलकुलेट करने वाली कोई भी चीज, ठीक है। तो टाइम कैलकुलेट करने वाली चीज, क्योंकि कोई बॉडी चलेगी भी तो सही, अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रही है तो उसमें कुछ टाइम भी लगेगा। तो जब अगर मुझे मोशन को एनालिसिस करना है तो फिर मुझे टाइम की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हमारे रेफरेंस सिस्टम में अगर ये 5 चीजें हैं, ठीक है, तो हम सब चीजें, रेस्ट और मोशन, सब चीजों को आराम से बता सकते हैं। पोजीशन क्या है, पोजीशन में चेंज क्या है, किस रफ्तार से चेंज हो रहा है, वगैरह बातें कर सकते हैं,
ठीक है, क्या क्या 5 चीजें होगी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, इन तीनों का इंटरसेक्शन मतलब ओरिजिन, ठीक है, और इसके अलावा एक टाइम कैलकुलेट करने के लिए कोई भी डिवाइस, ठीक है। ये चीजों से हमारा कंप्लीट रेफरेंस सिस्टम तैयार हो गया, ठीक। अब इसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का मतलब तो समझ में आ गया। अब एक और पॉइंट है जिसे मुझे समझना है, वो है कोऑर्डिनेट्स। अब ये कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं इसको समझते हैं अपन, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, तो अगर मैं ओरिजिन से, सपोज करो कि ये मेरा ओरिजिन था, आप इमेजिन करना आपके सामने वाली दीवार का लोअर लेफ्ट कॉर्नर, ठीक है, उससे आप इस लाइन की तरफ, जो नीचे नीचे एक लाइन आ रही होगी, ठीक है, राइट साइड में, उसकी तरफ मान लो कि भाई जैसे मैं ओरिजिन पे खड़ा था, अब ओरिजिन से मैं 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर यहां पर पहुंचा, तो यानी मैंने एक्स डायरेक्शन में कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करी, यानी कि एक्स डायरेक्शन में मैंने 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करी, ठीक है। तो ये जो 3 मीटर जो मैंने चला, या 3 जितना मैं चला, यूनिट जो भी है, उस वो मेरा कहलाएगा एक्स कोऑर्डिनेट। क्या कहलाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब समझ में आया कि ओरिजिन से आप कितना चले, यहां से यहां तक आप कितना चले, वो क्या कहलाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट। फिर मान लो कि मुझे यहां तक तो पहुंच गया मैं, एक्स कोऑर्डिनेट, अब मुझे तो ऊपर भी जाना है, ठीक है भाई। मुझे मान लो कि ओरिजिन, वही इमेजिन करना आपके रूम का लोअर लेफ्ट कॉर्नर, सामने वाली दीवार का लोअर लेफ्ट कॉर्नर, उसको अज्यूम करना, उसको देखना ध्यान से, और उस रूम के अंदर मान लो यहां एक पॉइंट पकड़ लिया मैंने, तो बीच में स्पेस में, अब मुझे इस पॉइंट की पोजीशन बतानी है, तो मेरे को यहां पर जाना है, तो मुझे एक्स में भी कुछ चलना पड़ेगा, फिर वाई में भी कुछ चलना पड़ेगा, और फिर जेड में बाहर निकल के आना पड़ेगा, तो मैं यहां पहुंचूंगा। पहले एक्स में कुछ चले, फिर वाई में कुछ उठे, और फिर सामने आए जेड में, तो यहां पहुंच गया। तो यानी कि इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए मुझे एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन तीनों में चलना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन में जितना चला उसे कहेंगे एक्स कोऑर्डिनेट। क्या कहेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट। उसके बाद अगर मैं वाई डायरेक्शन में चलता हूं, कुछ ऊपर उठता हूं, तो उसे कहेंगे वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब जेड तो मैं इसमें तो कैसे बताऊं, लेकिन यहां से बाहर की तरफ निकल आओ, ठीक है, यहां से, वो फिर इंक्लाइंड में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं इंक्लाइंड वाली लाइन नहीं बना रहा हूं, ठीक है। कुछ बुक्स में इंक्लाइंड ऐसे भी मिलेगी आपको, 3 कोऑर्डिनेट है तो एक्स वाई और ऐसे जेड इधर बना देते हैं, ठीक है। पर इसका मतलब यही है कि ये बाहर निकल रहा है, ठीक है, प्लेन में नहीं है, क्योंकि ये 2D में तो केवल 2 ही डायमेंशन हो सकती है, ठीक है, एक्स और वाई, या वाई और जेड, या एक्स और जेड, ठीक है। तो मुझे बाहर निकल के आना है, वो कहलाएगा जेड कोऑर्डिनेट। क्या कहलाएगा, जेड कोऑर्डिनेट। यानी कि ये जो स्पेस में एक पॉइंट है, उसको मैं क्या बोलूंगा, एक्स कोमा वाई कोमा जेड। मान लो मैंने इसको बोला 2,3,4, इसका क्या मतलब समझोगे आप समझोगे कि एक्स डायरेक्शन में 2 चलो, वाई डायरेक्शन में 3 चलो, और जेड डायरेक्शन में 4 निकल के आ जाओ, तो एक्स कोमा वाई कोमा जेड 2,3,4 इसका कोऑर्डिनेट हो गया। यानी यहां से एक्स डायरेक्शन में परपेंडिकुलर डालोगे तो वो ओरिजिन से 2 मीटर दूर होगा, यहां से वाई डायरेक्शन में परपेंडिकुलर डालोगे वो ओरिजिन से 3 मीटर दूर होगा, और यहां से जेड डायरेक्शन में परपेंडिकुलर डालोगे तो वो ओरिजिन से 4 मीटर दूर होगा। क्लियर हुआ कोऑर्डिनेट का मतलब। फिलहाल हम यहां पर 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, यानी जेड को अभी थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट है एक्स कोमा वाई। एक्स कोमा वाई का मतलब क्या हुआ, अगर यहां से मैं एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालूं तो वो ओरिजिन से एक्स दूरी पर है, और अगर मैं वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालूं तो ओरिजिन से दूरी वाई होगी, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट का मतलब है। कोऑर्डिनेट का मतलब क्लियर हुआ, पक्का, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि बताओ यहां से यहां तक की डिस्टेंस सीधी कितनी हो जाएगी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस सीधी कितनी हो जाएगी, ये निकालना है, तो क्या करोगे सोचो, पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल सकते हो, क्या दिक्कत आ रही है। ये एक्स है, ये वाई है, पाइथागोरस क्या कहते हैं, ये बेस मान लो, इसको परपेंडिकुलर मान लो, ये हाइपोटेनस होगा ही होगा, तो यानी हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, या जीरो, अगर जीरो की जगह कोई और पॉइंट बनता है, एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर, ठीक है। 1 2 3 कोई पॉइंट होता है तो एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये डायरेक्टली डिस्टेंस निकाल सकते हैं इस तरह से हम। क्या बात समझ में आ रही है, ठीक है। यानी ओरिजिन से सीधा इस पॉइंट को मिलाऊं तो उसकी लेंथ कितनी होगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर।
क्लियर हुआ? ठीक है, इसके बारे में और डिटेल में, डायरेक्ट डिस्टेंस के बारे में और डिटेल में चर्चा करेंगे जब हम वेक्टर पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल ये समझो कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है। क्या कोऑर्डिनेट का मतलब क्लियर है अपन को? श्योर? आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर अब एक और टर्म आई है, स्लोप ऑफ द लाइन। स्लोप ऑफ द लाइन का मतलब क्या होता है? तो स्लोप मतलब झुकाव, कितनी झुकी हुई है लाइन, किसके साथ? किसी भी एक एक्सिस के साथ। तो अपन जनरली हॉरिजॉन्टल एक्सिस ले लेते हैं। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से कोई भी लाइन कितनी झुकी हुई है, दैट इज स्लोप। तो स्लोप को यहां हम टेन थीटा से बताते हैं, या इसको हम एम सिंबल से बताते हैं। ठीक है, तो कोई भी लाइन है, ठीक है, वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ कितना टेन थीटा बना रही है। टेन थीटा मतलब थीटा कितना बना रही है, उसका टेंजेंट निकालेंगे, टेन थीटा निकालेंगे, वो क्या कहलाएगा? स्लोप कहलाएगा, कितना वो झुकी हुई है। ठीक है, तो मान लो कि एक पॉइंट है यहां पर, उसको मैं P1 नाम दे देता हूं। ठीक है, और दूसरा पॉइंट आपको B दे ही रखा है। ठीक है, तो इसको चाहे तो अपन ए भी बोल सकते हैं। तो ए बी एक लाइन है, वो ए बी लाइन हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रही है, ठीक है, वो निकालना है। तो इसको मैं थीटा बोल देता हूं। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया था कि भाई टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसको हम स्लोप भी कहेंगे। तो परपेंडिकुलर कितना है, ध्यान से समझना। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x2 y2, और मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि एक कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? ओरिजिन से डिस्टेंस। तो x2 का मतलब होगा कि अगर मैं इससे x एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालूं तो ओरिजिन से ये दूरी x2 के बराबर है। क्लियर है? x2 कोऑर्डिनेट तो ओरिजिन से ही बताएगा ना। ऐसे ही y2 कोऑर्डिनेट का मतलब है ओरिजिन से ये दूरी y2 के बराबर है। अब ये जो a पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है x1 y1। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं a पॉइंट से परपेंडिकुलर डालूं तो ओरिजिन से ये दूरी x1 के बराबर है और ये दूरी y1 के बराबर है। क्लियर हुआ? अब मुझे टेन थीटा निकालना है, तो टेन थीटा होगा ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। पहले हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करूंगा, ये लाइन हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बना रही है उसको थीटा मार्क करूंगा। अब उसका टेन थीटा निकालूंगा तो उसका परपेंडिकुलर होगा ये वाली डिस्टेंस और बेस हो जाएगा ये वाली डिस्टेंस, यानी टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा y अपॉन एक्स। y अपॉन एक्स। ठीक है, तो y अपॉन एक्स जो है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो y की वैल्यू हो जाएगी कितनी बताओ? यहां से लेके यहां तक की y2, ये पूरी थी y2, और यहां तक की y1, तो ये कितनी बची? y2 माइनस y1, यानी y2 माइनस y1 परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई। और इसी तरह से बेस की वैल्यू कितनी होगी? यहां से लेके यहां तक x2, यहां से लेके यहां तक x1, तो ये कितना बचा? x2 माइनस x1। ये इस लाइन का स्लोप कहलाएगा। क्लियर एकदम? ठीक है, तो पॉजिटिव एक्सिस के साथ हमने थीटा एंगल बनाया और फिर उसके बाद स्लोप निकाला। स्लोप कैसे निकालेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी टेन थीटा की वैल्यू से। ठीक है, अब अगर मान लो ये एंगल हॉरिजॉन्टल से ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, तो हम कहेंगे कि स्लोप पॉजिटिव है। मान लो कोई लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल से ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, तो हम उसका थीटा क्या लेंगे? पॉजिटिव। तो इसलिए उसका स्लोप भी क्या होगा? पॉजिटिव। स्लोप क्या होगा उसका? पॉजिटिव। ठीक है, अगर ये लाइन नीचे की तरफ जा रही है, मान लो हॉरिजॉन्टल से नीचे की तरफ बना देता हूं, तो ये तो हो गया आपका θ1 और ये हो गया θ2। तो अब देखो हॉरिजॉन्टल से नीचे जा रहे हो तो फिर उस केस में इसको क्या लेंगे? नेगेटिव। अपन ने कहा था क्लॉकवाइज एंगल को क्या लेते हैं? नेगेटिव। तो इसका मतलब इसका स्लोप भी कैसा आएगा? नेगेटिव। जो नीचे वाली लाइन है उसका स्लोप क्या आएगा? नेगेटिव। ऊपर वाली लाइन का स्लोप क्या आएगा? पॉजिटिव। ठीक है, तो स्लोप पॉजिटिव और नेगेटिव भी पता चल गया कि अगर मान लो हॉरिजॉन्टल से ऊपर कोई भी लाइन जा रही है तो पॉजिटिव स्लोप लेंगे, हॉरिजॉन्टल से नीचे कोई भी लाइन जा रही है तो नेगेटिव स्लोप लेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन, एक बार इस क्वेश्चन को पढ़े, है ना, और ट्राई करें। ओके, अब देखो
ये क्या कह रहा है 4.2, 14 फाइंड एब्साइसा एंड ऑर्डिनेट। एब्साइसा क्या था, एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू, और ऑर्डिनेट क्या था, वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू। तो हम सीधा सीधा बोल सकते हैं भाई एब्साइसा कितना होगा, जो एक्स कोऑर्डिनेट है यानी 2, ऑर्डिनेट कितना होगा, जो वाई कोऑर्डिनेट है यानी 14। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम वाई एंड एक्स एक्सिस, उसी बात को घुमा के पूछ लिया और कुछ भी नहीं। ठीक है, वाई और एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, मान लो ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, अब इसमें मैंने यहां पर एक पॉइंट मार्क किया 2,14। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये दूरी कितनी होगी 2, अगर मैं वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये ओरिजिन से कितना हो जाएगा 14। यही मतलब हुआ। तो उन्होंने पूछा डिस्टेंस फ्रॉम वाई एंड एक्स एक्सिस। ठीक है, तो डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस कितनी होगी बताओ, वाई एक्सिस से डिस्टेंस, वाई एक्सिस ये वाली है, इससे डिस्टेंस कितनी होगी ये वाली, ये कितनी है 2। ठीक है, तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस हो गई 2 मीटर। ठीक है, मीटर या जो भी यूनिट हो। ठीक है, अगर मैं डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस की बात करूं, तो एक्स एक्सिस से दूरी कितनी होगी, तो एक्स एक्सिस ये रही, इससे डिस्टेंस ये वाली होगी, ये कितनी है 14 के बराबर। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 14 मीटर या 14 यूनिट। क्लियर हुआ, एब्साइसा ऑर्डिनेट वाई एक्सिस से डिस्टेंस। ठीक है, कंसेप्चुअल सवाल था, आसान था। नेक्स्ट, ओके, ये क्वेश्चन अगेन थोड़ा ज्योमेट्री पे बेस्ड है। ठीक है, और इसमें अलजेब्रा यूज हो रही है, यानी इक्वेशंस का भी यूज हो रहा है। ठीक है, हमें इक्वेशंस का रियल मतलब ये जो एक्स और वाई है, ठीक है, इनको सॉल्व करने का मतलब क्या होता है ये समझ में आएगा। ठीक है, तो इसमें कह रहा है डॉग वांट्स टू कैच अ कैट। ठीक है, एक डॉग है जो कैट को कैच करना चाहता है, उसको पकड़ना चाहता है। डॉग फॉलोज द पाथ y माइनस एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, जो डॉग का पाथ है वो क्या है, y माइनस एक्स इक्वल टू 0, and cat follows the path x square plus y square equal to 8. कोऑर्डिनेट ऑफ पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ कैचिंग द कैट, यानी कि किन पॉइंट्स पर डॉग जो है वो कैट को पकड़ सकता है, किन पॉइंट्स पर डॉग कैट को पकड़ सकता है ये बताना है अपन को। तो देखो ध्यान से, तो एक्चुअली में जहां भी डॉग और कैट एक दूसरे को पकड़ेंगे, ध्यान से सुनना, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत सिंपल है। जहां भी डॉग और कैट एक दूसरे को पकड़ेंगे उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दोनों की इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। भाई उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है, डॉग केवल इस इक्वेशन पे चल रहा है, यानी जो भी कोऑर्डिनेट, जो भी पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे y माइनस एक्स बराबर 0, या हम इसको बोल सकते हैं y इक्वल टू एक्स। तो जो भी पॉइंट्स y इक्वल टू एक्स को सेटिस्फाई करेंगे उन पॉइंट्स पर ही डॉग अवेलेबल हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि x इक्वल टू 2 है और y इक्वल टू 4 है तो 2,4 पर डॉग कभी नहीं आएगा। डॉग 0,0 से चालू होगा, 1,1 पे जाएगा, फिर 2,2 पे जाएगा, 3,3 पे जाएगा। यानी कि डॉग हमेशा उन पॉइंट्स पर अवेलेबल होगा जहां पर y इक्वल टू एक्स सेटिस्फाई हो रहा हो, जिस पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट y इक्वल टू एक्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसी तरह से कैट हमेशा उस पॉइंट पर अवेलेबल होगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, यानी उसके जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 आने चाहिए, तो उन जगह पर कैट की अवेलेबिलिटी हो सकती है, अदरवाइज नहीं होगी। अब ये कह रहा है कि डॉग कैट को कैच कर लेता है, यानी उस जगह पर डॉग और कैट एक साथ होने चाहिए, और अगर उस जगह पर डॉग और कैट दोनों हैं तो यानी कि वो ऐसा पॉइंट होना चाहिए जो डॉग के पाथ को भी सेटिस्फाई करे और कैट के पाथ को भी सेटिस्फाई करे, यानी उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट डॉग के पाथ की इक्वेशन और कैट के पाथ की इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। यानी हमें x और y की ऐसी वैल्यू पता करनी है जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हो, यानी इन दोनों इक्वेशन पर एप्लीकेबल हो जाए वो पॉइंट्स।
ऐसा पॉइंट हमें पता करना है। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आया अपन को? अब सॉल्व कैसे करें? ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है ये थोड़ी आसान दिख रही है मुझे, तो इससे चालू कर देता हूं। तो y माइनस एक्स इक्वल टू 0 से y की वैल्यू किसके बराबर होगी? x की, यानी कि x की कोई भी वैल्यू जो y के बराबर है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। अब इस वैल्यू को मैं यहां पुट कर देता हूं। कैट की इक्वेशन क्या थी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8। इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी y की वैल्यू x पुट कर देते हैं तो जो भी रिजल्ट आएंगे, ठीक है, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे सही, और इसको भी करेंगे। तो y की वैल्यू उठा के यहां डाल देते, तो एक्स स्क्वायर प्लस y की जगह x डाल देते, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8, यानी 2x स्क्वायर इक्वल टू 8। तो x इक्वल टू कितना हो गया? प्लस माइनस 2। भाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 हो जाएगा, 4 का अंडर रूट करोगे तो प्लस 2 भी आ सकता है और माइनस 2 भी आ सकता है, क्योंकि माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, प्लस 2 का स्क्वायर भी 4 होता है। अब इस वैल्यू को इस इक्वेशन में डाल दो, किसमें? फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है, इसको फर्स्ट बोल देते हैं, इसको सेकंड बोल देते हैं। तो इस इक्वेशन में डालोगे तो y की वैल्यू भी क्या आ सकती है? प्लस माइनस 2। तो y की वैल्यू भी प्लस माइनस 2 हो सकती है, x की वैल्यू भी प्लस माइनस 2 हो सकती है। अब इनमें से चेक कर लो कि कौन से कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई कर रहे हैं। जब, लेकिन इसमें एक बात है कि जब x की वैल्यू प्लस 2 डालोगे तो y की वैल्यू कितनी होगी? x की वैल्यू प्लस 2 होगी तो y की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? प्लस 2 ही आएगी, माइनस 2 नहीं आ सकती। जब x की वैल्यू माइनस 2 डालोगे तो y की वैल्यू भी माइनस 2 ही आएगी, प्लस 2 नहीं आ सकती। इसका मतलब कोऑर्डिनेट या तो 2,2 हो सकते हैं या माइनस 2, माइनस 2 हो सकते हैं। ठीक है, तो 2, माइनस 2 नहीं हो सकता, 2, 2 हो सकता है, माइनस 2, माइनस प्लस 2 नहीं हो सकता, माइनस 2, 2 भी नहीं हो सकता। तो सेकंड आंसर हमारा सही हो जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है, आराम से सोचे इसको। और तो आज के लिए यही रखते हैं, ठीक है। तो आज हम यहाँ पर खत्म कर रहे हैं। इस लेक्चर में बहुत सारी नई चीजें आपने सीखी है, ठीक है। प्लीज इनका सारे क्वेश्चंस को एक बार फिर बिना देखे, इसीलिए मैंने बीच बीच में पॉजेस दी हैं, ठीक है, बहुत सारे, तो आप उस जगह पे स्टॉप करें और आराम से, ठीक है, उन क्वेश्चन को सेल्फ सॉल्व करें, फिर उसके बाद सॉल्यूशन चेक करें कि अपना सही आ रहा है या नहीं, ठीक है। सारे क्वेश्चंस आने चाहिए, ठीक है। रिवीजन इसी को बोलेंगे। इस तरह से ही लेक्चर अपन रिवाइज करेंगे। पहले आप यहाँ पर पढ़ें, फिर उसके बाद उन सारे क्वेश्चंस को बिना देखे तुरंत सोल्व कर लें, ठीक है। एक दिन बाद सोल्व करोगे तो बहुत सारे कंसेप्ट भूल जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही आपने लेक्चर पढ़ा उसी दिन उसको सोल्व कर ले, उन क्वेश्चंस को सारे रिवाइज करके सोल्व कर ले, ठीक है। तो आज के लिए ये रखते हैं। थैंक यू सो मच।